गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +1 कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हमने एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, जिसका नाम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने एसेट के बारे में पढ़ा था और आज हम डिफरेंट टाइप्स के क्या आइटम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एसेट की तरह ही इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और आपको डिफरेंट टाइप के आइटमों के बारे में पता चलेगा कि इनका मीनिंग क्या है, इनका यूज़ क्या है। सबसे पहले आता है कैपिटल। एक बार कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, कॉस्ट, परचेज, सेल, रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और प्रॉफिट। इन टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल से हमारा अभिप्राय है जो बिज़नेसमैन अपने बिजनेस में जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है या जितने रुपए या जितना अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिज़नेस है और ये बिजनेसमैन है, इसने अपने बिज़नेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इस इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल से क्या होता है, कैपिटल से ही क्या है ओवरऑल जो बिज़नेस है वो ऑपरेट किया जाता है। जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं। बट ये है कि जितनी कैपिटल होती है उतनी उसको बेस्ट यूटिलाइज भी करना होता है। कैपिटल से कुछ नहीं होता। कैपिटल का मतलब है कि आप अच्छे रिसोर्सेज को अपनी कंपनी में अवेलेबल करवा सकते हो। और कैपिटल को जैसे रूल के अकॉर्डिंग निकालने का फॉर्मूला ये है कि कैपिटल निकलती है आपकी टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ठीक है, यदि हम टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ घटा दें तो आपकी क्या निकलेंगी, कैपिटल निकलेंगी। कैपिटल से हमारा अभिप्राय यही है कि जितनी पूंजी व्यापार के स्वामी ने अपने व्यापार में लगाई हुई है उसी को हम कैपिटल कहते हैं। आगे जो होगा एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस क्या है, अब ये व्यक्ति जो बिजनेसमैन है इसने क्या किया है, अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट क्यों किया है, ये कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस को क्या है मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या उसे क्या कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो खर्चा जो वो एक्सपेंसेस करता है उसी को हम एक्सपेंसिव कहते हैं। एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन ये है कि किसी वस्तु और सेवाओं को बनाने में जितना खर्च किया जाता है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। बिना एक्सपेंसेस के गुड्स एंड सर्विस क्या है नहीं बन सकती है। एक व्यापार के एक स्वामी को क्या किसी वस्तु को बनाने में जितना भी खर्च किया जा रहा है या जितना भी वो खर्च कर रहा है हम उसे एक्सपेंसेस या खर्च कहते हैं। अगली जो टर्म्स है वो है इनकम। इनकम क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं, जैसे हमने ये गुड्स एंड सर्विस बनाई है, अब क्या हम इसको मार्केट में नहीं सेल करेंगे। मार्केट में जब सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है और जो अमाउंट मिलता है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। उस रिवेन्यू में से यदि हम कॉस्ट घटा दें, कॉस्ट का मतलब क्या है, ये गुड्स एंड सर्विस बनाने में कुछ ना कुछ तो लागत आई है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किसी वस्तु को 100 रुपये में बनाया और इसको सोल्ड किया हमने 120 रुपये में, तो हमारा जो इनकम होगी वो होगी हमारी टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट। हमने सेल कितने में की 120 में और कॉस्ट कितनी आई 100 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ क्या होगी आपकी इनकम या प्रॉफिट। इनकम का मतलब यही होता है किसी वस्तु और सेवाओं के बेच के जितना रुपया जो कमाया जा रहा है उसे एज ए प्रॉफिट भी हम कह देते हैं। और जो हमारी इनकम है वो कैसे निकलेंगी, टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट घटा दी जाए। कॉस्ट का मतलब क्या है, किसी वस्तु और सेवाओं को बनाने में जितना भी खर्च किया जा रहा है उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। और टोटल इनकम क्या आता है, टोटल इनकम उसको कहते हैं जब टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दिया जाता है तो आपकी क्या आती है, इनकम आती है।
ये 3 आइटम हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। अब आगे हम एक्सपेंडिचर को पढ़ने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंडिचर क्या है? किसी भी व्यवसाय के अंदर कि जितने प्रकार के व्यय किए जाते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। अब आप कहोगे एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस के प्रकार क्या होते हैं? खर्चे तो खर्चे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस में 2 टाइप्स के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स पे। एक्सपेंडिचर कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो फिक्स एसेट्स पे किए जाते हैं, जिनका बेनिफिट हमें क्या है मोर देन 1 ईयर से क्या है ज़्यादा मिलता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी हमें बेनिफिट हमें 1 साल में ही मिल जाता है। जैसे ये कौन से खर्चे होते हैं? जो हम एसेट पे करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को रेगुलर ऑपरेट करने में किए जाते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक मेन बात ये है कि इससे मिलने वाला लाभ एक समय में ही मिल जाता है। मान लीजिए हमने 2010 और 2011 के लिए 5 लाख की क्या है कोई सैलरी पे की, पर उस व्यक्ति ने 2010 और 11 में ही तो अपनी सर्विस दी है, तो उससे जो 5 लाख रुपए हमने एक्सपेंसेस किया है और सैलरी पे, उस सैलरी से जो जितना भी लाभ होना था हमें 2010 और 11 में मिल चुका है। बट हमने ही यहाँ पर एक एसेट खरीद ली। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीद ली जो कि 5 लाख की थी, 2010 और 11 में ही खरीद ली आपने, परंतु ये जो एसेट है, ये जो बिल्डिंग है आपकी कम से कम 10 साल चलेंगी। तो इस एसेट से मिलने वाला लाभ कितने साल तक मिल रहा है? मोर देन 1 ईयर। तो हम ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका लाभ 1 से ज़्यादा साल के लिए मिलता है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिसका लाभ केवल 1 ही साल मिलता है, जिसका बेनिफिट्स ओवरऑल बेनिफिट 1 ईयर में ही क्या है हमें रिसीव हो जाता है, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सारे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। और जबकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये सारे एसेट साइड में, बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसकी एसेट साइड में लिखे जाते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं उसे या लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए खरीदते हैं तो उसे एसेट कहते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? आपकी एसेट्स पे किए जाने वाले खर्चे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये दोनों भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं। इसको याद करने का बेनिफिट भी ये है। देखो, आर से क्या होता है? रेवेन्यू। आर से होता है रेगुलर। आपको रेगुलर एक्सपेंसेस मिल रहे हैं, आप कर रहे हो तो खर्चा मिल रहा है, आपको इनकम मिल रही है। कैपिटल पूंजी कभी कभार लगाई जाती है और उसका लाभ बहुत सालों तक मिलता है, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं इसको। अगली बात है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु और सेवाओं को, गुड्स एंड सर्विस को हम सोल्ड करते हैं मार्केट में जाकर, उससे जो अमाउंट मिलता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। मान लीजिए ये एक कंपनी है और ये कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है, और इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है। सेल करने से हमें क्या है 200 रुपीज़ रिसीव्ड होते हैं। तो जो ये रुपए जो रिसीव्ड हुए हैं, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, हम उसको कहेंगे रेवेन्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कंपनी गुड्स एंड सर्विस को क्या जाकर मार्केट में सोल्ड करती है और सोल्ड करने से जो अमाउंट रिसीव होता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है किसी वस्तु और सेवाओं को बेचकर मौद्रिक प्राप्तियाँ, मुद्रा में जो प्राप्त हो रही है, और इनकम का मतलब होता है हमारा लाभ। तो रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? देखो, ये हमारा रेवेन्यू है, बट इसमें से इनकम निकालनी, तो इस प्रोडक्ट को बनाने में 180 रुपीज़ हमारे लगे हैं, तो इनकम कितनी हुई हमारी? देखो, टोटल रिसीव्ड कितना हुआ 200 और कॉस्ट कितनी आई 180, तो डिफरेंस कितना आया 20। ये 20 रुपीज़ जो हमारे प्रॉफिट एज ए इनकम भी कह सकते हैं हम, इसको इनकम कहेंगे। तो आप ये कभी मत समझिए कि रेवेन्यू और इनकम सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये चीज़ें। तो हम ये कह सकते हैं रेवेन्यू अलग है और प्रॉफिट अलग है। यदि रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा दी जाए तो प्रॉफिट आता है। ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट के बारे में क्या है? जब भी कोई कंपनी किसी भी
गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय बहुत सारी कॉस्ट क्या है स्पेंड करनी पड़ती है, और उसे बहुत सारी लागतों का क्या है पे करनी पड़ लागतों की क्या है कॉस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है और इस कंपनी ने डिसाइड किया कि ये एक प्रोडक्ट बनाएंगी। इस प्रोडक्ट को बनाने में पहले रॉ मटेरियल ख़रीदा गया, रॉ मटेरियल हमने 50 रुपये ख़रीदा, फिर मशीनों में गया तो मशीनों में 30 रुपये खर्चे हो गए, फिर इसकी पैकिंग हुई 30 रुपये वहाँ खर्चे हो गए, फिर इसकी एडवर्टीजमेंट की 20 रुपये वहाँ हो गए, फिर मार्केट में बेचने के लिए हमने क्या दुकान ओपन की, वहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 20 रुपीज़। तो ये इस वस्तु को बनाने में ही किए जा रहे हैं खर्च, कितने हो गए हैं 150 हो गए हैं। तो 150 हमारी क्या होगी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट का मतलब ये है किसी वस्तु और सेवाओं को बनाने में जितने खर्च किए जा रहे हैं जो मुद्रा में है या नहीं है, कई बार ऐसे भी खर्च किए जाते हैं जो मुद्रा में नहीं है परंतु वो कॉस्ट में शामिल किए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु और सेवाओं को बनाने में जितनी भी लागत आ रही है, जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं, यदि हम उसका जोड़ लिया जाए तो हम उसको कॉस्ट कहेंगे। टोटल पेमेंट, सम ऑफ टोटल पेमेंट। ठीक है, आगे देखो परचेज का मतलब क्या है। जैसे हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल हमें परचेज करना होता है। रॉ मटेरियल परचेज करेंगे जब ही उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। फिनिश गुड्स में क्या होता है कि वो हमारे यूजेबल होता है, जबकि रॉ मटेरियल हमारे यूजेबल नहीं होता है। जैसे रुई है, रुई से हम कपड़ा बनाते हैं, तो रुई हमें दे दिया जाए तो हम नहीं पहन सकते उसको, पर उसी रुई को हम क्या है बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। उस रुई से हम धागा बनाएंगे, धागा बनाने के बाद हम एक अच्छा शानदार कपड़ा बना सकते हैं और उस शानदार कपड़े को हम क्या है सिलवा कर पहन सकते हैं। है तो वो रुई, बट उसको हमने क्या किया, उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एक बेस्ट प्रोडक्ट में, और जिससे हमारा क्या है लाइफ में उस बहुत बेनिफिट हो रहा है उससे। तो परचेज़ क्या होता है मोस्टली क्या बिजनेस में हम क्या किसी गुड्स एंड सर्विस को खरीदते तो आप कॉस्ट एसेट भी हो और ख़रीदते हो आप रॉ मटेरियल भी, दोनों में डिफरेंस है। देखो जब हम किसी भी वस्तु और सेवाओं को इसलिए खरीद रहे हैं कि उसको हम क्या है रीसेल करना चाहते हैं। रीसेल का मतलब हुआ कि जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, हमने उसको फिनिश गुड्स बनाया और उसको दोबारा बेच दिया, उसको कहेंगे परचेज। ऐसे ही हम एसेट खरीदते हैं, हमने एक मशीन खरीदी, कपड़े बनाने की एक मशीन खरीदी, और उस मशीन को खरीदते समय हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हमें इसे रीसेल करना है, हमें इसे क्या है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है क्यों? क्योंकि उसी मशीनों से तो कपड़ा बनना है। तो हमारे दिमाग में खरीदते समय कभी भी ये बात नहीं आएंगी कि हमें इसे सेल करना है। बट हमारे रॉ मटेरियल जो हम खरीदते हैं उसको खरीदते समय हमारे दिमाग में यही बात रहती है कि हम क्या करेंगे, हम इस रॉ मटेरियल को जो खरीद कर इसको कन्वर्ट कर देंगे यूजेबल गुड्स में और उसके बाद रीसेल कर देंगे। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका हमारे पीछे जो ये मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हमें इसको क्या है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके क्या है रीसेल करना है, तो ऐसी गुड्स को हम ऐसे रॉ मटेरियल को हम क्या है परचेज़ करेंगे। और परचेज जैसे एक फर्नीचर का व्यापारी है और उसने फर्नीचर खरीदा, माने लकड़ी खरीदी कोई भी, तो वो लकड़ी उसके लिए क्या होगी परचेज। बट उसने एक लकड़ी को काटने के लिए एक मशीन खरीदी, वो क्या होगी, वो परचेज नहीं होगी, वो एसेट होगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी खरीदी है उसने, लकड़ी को तो वो काट कर फर्नीचर बनाकर बेच देगा, बट वो मशीन वो कभी नहीं बेचेगा। मशीन कब तक नहीं बेचेगा? जब तक वो ख़राब नहीं होगी। इसका मतलब वो मशीन कम से कम 10-12 साल चलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज और ख़रीदने में, परचेज और एसेट खरीद में डिफरेंस होता है। परचेज का क्या होता है वन टाइम सेल और वन टाइम परचेज, पर जो एसेट होती है वो वन टाइम परचेज होती है पर सेल नहीं होती है। सेल वो जब ही होगी जब वो ख़राब हो जाएंगी, जिसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। आगे एसेट के बाद आती है ये परचेज़ के बाद आती है सेल। सेल क्या होती है? सेल का मतलब ये हुआ कि जो हम गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं उसको कभी ना कभी बेचेंगे। क्यों? हमने बनाया है इसलिए कि उसे हम बेच पाएँ। बेचने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेचने का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। कोई भी बिजनेसमैन क्यों व्यापार कर रहा है? व्यापार वो इसलिए कर रहा है कि किसी गुड्स एंड सर्विस की मार्केट में जिस चीज़ की कमी है उस वस्तुओं और सेवाओं को बनाकर वो बेचे। इसी उद्देश्य से वो क्या है पूरे बिजनेस को ऑपरेट करता है। तो सेल का मतलब ये हुआ कि गुड्स एंड सर्विस को बेचना, एसेट को नहीं बेचना। एसेट्स बेचना अलग बात है, गुड्स एंड सर्विस को बेचना अलग बात है। गुड्स एंड सर्विस क्या है रेगुलर चलती है, सेल को हमेशा क्या है रेगुलर होता है। आज नहीं है कि आज मेरे पास मोबाइल है और मैंने बेच दिया और कल नहीं बेचा, तो ये बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस के अंदर क्या होती है एक्टिविटीज़ के अंदर रेगुलरिटी होती है। सेल जो होता है, सेल हम क्या है रेगुलर सेल करते हैं।
जैसे मान लो एक व्यापारी है और एक व्यापारी का जो काम है फर्नीचर का, उसका काम है, वो रोज़ क्या है फर्नीचर बनाता है और बेचता है, तो हम उसको सेल कहेंगे। बट उसके पास एक बेस्ट एसेट्स थी, बट वो अब फ्यूचर में क्या है वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे और वो ख़राब हो चुकी है, तो हम उस एसेट को भी बेच देंगे। बट वो एसेट और गुड्स को बेचने में डिफरेंस है, क्योंकि हमने जो एसेट है वो बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, वो हमने यूज़ करने के लिए खरीदी थी, बट वो ख़राब होने के कारण हमने उसको बेच दिया है। उसके बाद बट सेल, माल तो हमने बेचने के लिए ही तो बनाया था, इसलिए हम उसको सेल कहेंगे। जो हम गुड्स एंड सर्विस, जिसका हमारा मेन बिजनेस है, उस प्रोडक्ट को हम बेचते हैं तो उसको सेल कहेंगे। और जिसका हमारा बिजनेस नहीं है और हम उस चीज़ों को बेचते हैं तो उसको कहेंगे ओनली सेल। सेल तो कहेंगे बट वो ये वाली सेल नहीं होगी, ओनली क्या है हमने उसको बेच दिया। इसके बाद आता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये होता है कि कई बार हम गुड्स एंड सर्विस हम भी खरीदते हैं एज ए रॉ मटेरियल और हम बेचते भी हैं एज ए सेल, फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग हम बेचते भी हैं। बट कई बार क्या होता है डिफेक्टिव गुड्स हमारे पास आ जाता है। जैसे मान लीजिए सेल रिटर्न, जो रिटर्न भी है 2 टाइप्स की होती है, एक सेल रिटर्न होती है, एक परचेज रिटर्न होती है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक व्यापारी है, ये बिजनेसमैन है और इसने अपने बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए इस मार्केट से 5 लाख का कच्चा माल खरीदा। बट इसमें क्या है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें 20,000 रुपये का माल ख़राब निकल गया, डैमेज है वो ट्रांसपोर्ट के में आते हुए क्या है उसको डैमेज हो गया, वो ख़राब हो गया। क्या ये बिजनेसमैन उस माल को रख लेगा? नहीं रखेगा कभी भी। ये बिजनेसमैन इस प्रोडक्ट को क्या है वापसी कर देगा, तो हम उसको कहेंगे परचेज रिटर्न। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने तो ये खरीदा है, तो ये परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेसमैन जब भी क्या है अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदता है तो हम उससे परचेज करेंगे। बट वही जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो परचेज कर रहा है, उस परचेज में कोई ना कोई डिफेक्टिव है या किसी प्रकार से वो क्या है डैमेज है, तो उसको वो व्यापारी क्या करेगा, वो व्यापारी उसको अपने पास ना रखकर वापस दोबारा उसे को क्या है जिससे खरीदा था उसको रिटर्न कर देता है। उसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न को हम हमेशा क्या कहते हैं, इनवर्ड रिटर्न भी कहते हैं। क्योंकि देखो आना, जब भी कोई व्यापार में चीज़ आती है तो हम उसको परचेज कहते हैं, तो वो आ रही है ना इनवर्ड। जब वो व्यापार में जाएंगी एज ए रिटर्न हम उसको कर रहे हैं तो आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम आउटवर्ड रिटर्न भी कहते हैं। इसके बाद आता है सेल रिटर्न। जैसे आपने रिटर्न किया है, मान लीजिए ये मार्केट में आपने अपने प्रोडक्ट को इस व्यक्ति को बेच दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, सोल्ड कर दिया एज ए सेल। बट जो आपने प्रोडक्ट बेचा है वो प्रोडक्ट भी ख़राब हो सकता है। उसमें से मान लो आपने उसको क्या है 100 यूनिट को क्या है सेल किया, बट उसमें से क्या 5 यूनिट क्या है ऐसी है जो कि यूजेबल नहीं है। यूजेबल का मतलब वो डैमेज हो चुकी है। तो क्या वो कस्टमर जो अपने गुड्स को रखेगा? जब आप नहीं रख सकते तो वो क्यों रखेगा? आप वो भी आपको रिटर्न कर देगा। जब हम किसी कस्टमर को क्या है सोल्ड करते हैं, बट वो क्या ट्रांसपोर्ट में या किसी भी डिफरेंट केस में किसी भी कारण वो क्या डैमेज हो जाता है, तो जो कस्टमर है आपको रिटर्न कर देता है। रिटर्न का मतलब ये हुआ कि उसको वो माल पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें कमी है, तो उसको कहेंगे हम सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब है बेचे हुए माल का वापस आना, सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि बेचते हैं तो माल बाहर जाता है और जब वो ही माल हमारे को वापसी के रूप में आता है तो हम उसको कहते हैं इनवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब हुआ सेल रिटर्न। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट से हमारा अभिप्राय है कि जब भी हम कोई भी किसी भी चीज़ को हम क्या ज़्यादा पर बेचते हैं, जितने में हमने खरीदी थी उससे ज़्यादा भी बेचते हैं, तो हम उसको कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक घर खरीदा, मान लो ये घर खरीदा, घर बना देते हैं चलो, ठीक है, ये घर मान लो 50 लाख का खरीदा और ये घर इसने 2 महीने के बाद 55 लाख का सोल्ड कर दिया, तो उसको कितना बेनिफिट हुआ, 5 लाख। तो हम कह सकते हैं ना 55 लाख का बेचा और 50 लाख का खरीदा, 5 लाख का इसका लाभ हुआ। लाभ का मतलब यह है कि जो आपने किसी वस्तु को बेचकर जितने रुपए कमाए हैं और उसी वस्तु को खरीदने में आपने कितने रुपए खर्च किए थे, यदि उसको घटा दे तो हम प्रॉफिट आएगा। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट घटा दी जाए तो प्रॉफिट ही आता है। आज के लिए इतना ही टॉपिक है ये, और आपको इसके
लाभ भी होगा। फ्यूचर में आपके सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या है, मजबूती आएंगी। और इन कंसेप्ट को समझना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टर्म्स है रेगुलर आपके क्या है सब्जेक्ट में कंटिन्यू क्या रन करेंगे। यदि आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए हम सबसे पहले यही चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे लिए बेसिक बेस तैयार करेंगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा और आप इसे कंटिन्यू करो। यदि नहीं आया होगा तो एक बार और देखो तो पक्का आ जाएगा। आज के लिए इतना ही और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।